हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी स्टूडेंट्स को और अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को। आज हम पढ़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्जाम 88 बाय धनजीलाल सर। इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हम संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। वैसे सभी को याद है, तो हम देखते हैं उसमें संविधान की विशेषताएं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें और 74वें एवं 97वें संविधान संशोधन में परिवर्तन हुए थे। इनकी वजह से संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। ये कौन बताता है? केशवानंद भारती मामला 1973। अब देखते हैं हम संविधान की विशेषताएं। संविधान की वर्तमान रूप से इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित जैसे अमेरिका संविधान से लिया गया था, अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान से। और भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। जब इसे लागू किया गया तो इसमें क्या था? 1949 में संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भागों में विभक्ता और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में इसमें 400 ये प्रस्तावना है और 465 अनुच्छेद है, वो जो 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां है इस वर्तमान संविधान में। भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न 4 कारण है। पूछ सकता है कि भारत का संविधान लंबा क्यों है? तो इसका एक तो भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। फिर है ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। फिर जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। अब इसे 2019 में जम्मू की जो 370 धारा थी उसको कैंसिल कर दिया गया। फिर संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। तो ये 4 कारण थे भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे। हमने पहली विशेषता देख ली, सबसे लंबा लिखित संविधान। अब देखेंगे दूसरी विशेषता। फिर दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित है। भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधान नो भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। इसके बाद में क्या क्या लिया? संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार राज्य की नीति निर्देशित तत्व क्रमश अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मैंने इससे पहले संविधान के जो स्रोत थे वो किस किस देश से लिया गया है मैंने वो पढ़ा दिया। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा विभिन्न स्रोतों से विहित है। ये दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की। फिर हम देखते हैं तीसरी विशेषता है नियमितता और अनियमितता का समन्वय। संविधानों को नियमितता और अनियमितता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधानों से माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका संविधान। और लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें
संशोधन की प्रक्रिया वही हो जैसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का प्रावधान है। कौन कौन सा? एक तो साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं चौथी विशेषता, एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये क्या चौथी विशेषता है भारतीय संविधान की? एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण हैं जैसे विद्यमान है, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। ये संघीय व्यवस्था की विशेषता है। यदि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मक और गैर संघीय लक्षण विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, भारतीय संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र तथा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। किसमें किया गया? अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया। इसका दो अभिप्राय है। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौता का निष्कर्ष नहीं है। दूसरा, किसी राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। आप समझ गए होंगे अब कि जो राज्य हैं वो भारत से अलग राज्य नहीं बन सकते हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फिर पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। क्या विशेषता है? सरकार का संसदीय रूप। भारत का संविधान न तो अमेरिका की अध्यक्षता प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाता है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। किसके पर आधारित है? कार्यपालिका और विधायिका के मध्य समन्वय। फिर जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संसदीय सरकार को किस रूप में जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडल सरकार के नाम से जाना जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित है, जैसे वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति, बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। तो ये सरकार का संसदीय रूप है। फिर छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। क्या? फिर संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। किससे लिया गया है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है, जबकि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक इसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। किससे? अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका संविधान में विधि की नीति प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 का प्रावधान है। यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है,
महाविधि की नीति प्रक्रिया का प्रावधान है अमेरिका में। ठीक है, तो ये क्या है, छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने का प्राथमिकता दी है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपने संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भागों को संशोधित कर सकती है। ये क्या थी, छठी विशेषता हम पढ़ रहे संविधान की। सातवीं विशेषता एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ स्वतंत्र है। कैसे? जैसे सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है। प्रीलिम्स में पूछा गया था कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान है, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवाएं शर्तें, भारत की सिंचित नदी से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत पर कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति और कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना। ये क्या है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। और भारत में की जो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसकी नीचे उच्च न्यायालय है, फिर राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालत। फिर आठवीं विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता मौलिक अधिकार। उनका उद्देश्य क्या, मौलिक अधिकार का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का अगर हनन हुआ है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। तो ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की 8वीं विशेषता है। उनका उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन बढ़ावा देना। फिर है हम पढ़ते हैं 9वीं विशेषता। फिर है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत? डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। इसका उल्लेख संविधान के 4थे भाग में किया गया है। इन्हें मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, सामाजिक, गांधीवादी, उदारवादी, बौद्धिक। ठीक है, सामाजिक, गांधीवादी तथा उदारवादी राजनीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये काफ़ी बार प्रीलिम्स में पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कार्य काम क्या है, उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत है। फिर है मिनर्वा मिल्शे मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की संतुलन पर निर्भर करती है। एक 1980 में कहा था। कौन कौन से?
भारतीय संविधान नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अब हम देखते हैं फिर दूसरी विशेषता क्या है, मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया। पूछ सकता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है तो नहीं है। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975-77 के दौरान शामिल किया गया। 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा है और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य 11, उनको मैं सबको आपको पढ़ाऊंगा। और मौलिक कर्तव्यों को नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह कानून के दोबारा लागू नहीं किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं 11वीं विशेषता। फिर 11वीं विशेषता है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। इसके साथ में कौन कौन सा जोड़ा गया था, अखंडता और समाजवादी। ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों की आस्था, पूजा अर्चना, व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, अनुच्छेद 14 कहता है। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 बताता है। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 कहता है। हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है, अनुच्छेद 25 बताता है। फिर है हर धार्मिक समूह अथवा उसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों में प्रबंधन का अधिकार है, यह अनुच्छेद 26 बताता है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 27 है। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे, यह अनुच्छेद 28 बताता है। क्या बताता है, किसी भी सरकारी अगर शैक्षणिक संस्थान है जिसको सरकार से फंड मिल रहा है पूरी तरह से सरकार से, तो उसमें धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। और नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अनुच्छेद 29 बताता है। फिर अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है, यह अनुच्छेद 30 बताता है। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता अपनाने के लिए प्रयास करेगा, तो यह अनुच्छेद 44 बताता है सिविल कोड के बारे में। धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। धर्मनिरपेक्षता का यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहुधर्मवादी है। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। फिर है 12वीं विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के दोबारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। कब किया था? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के दोबारा। तो पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, उससे घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वो चुनावों में मतदान कर सकता है। देश के वृद्धाकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था।
फिर है एकल नागरिकता। अद्वितीय भारतीय संविधान फेडरल है, संघीय है और दो लक्षणों जैसे एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। इसका आगे हम देखते हैं। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। इसलिए वह अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार दोबारा, दूसरा राज्य सरकार दोबारा। तो ये हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो ये 13वीं विशेषता है। फिर है स्वतंत्र निकाय, ये हमारी 14वीं विशेषता है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य न्यायिक अंग भी उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत में सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में परिकल्पित किया गया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित है। संसद, राज्य विधानसभाओं में भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग, ठीक है। फिर राज्य और केंद्र सरकार के खातों को अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक एवं मालिकाकार, ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिक और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। फिर है संघ लोक सेवा आयोग, फिर राज्य लोक सेवा आयोग, ये विभिन्न प्रावधान तथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि पर भारत विभिन्न व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों को स्वतंत्र व सुनिश्चित करता है। फिर है 15वीं विशेषता है आपातकालीन प्रावधान। इस संविधान की 15वीं विशेषता है आपातकाल की स्थिति में प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा। संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना है, इसलिए आपातकालीन प्रावधान को जोड़ा गया है। क्या क्या है? देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को बचाए जाने के लिए आपातकालीन प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, ये युद्ध, आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह पैदा हुए राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था में अनुच्छेद 352 में इसका उल्लेख है। फिर राज्यों में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356, केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने पर असफलता, अनुच्छेद 365, दो के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है। फिर है व्यक्ति आपातकाल, भारत की व्यक्ति स्थिरता या प्रत्येक संकट में हो तब अनुच्छेद 360 का उपयोग किया जाता है। फिर है त्रिस्तरीय सरकार, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र और राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्टि। बाद में वर्ष 1992 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन में 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया, जो विश्व की किसी भी संविधान में नहीं है। कौन सा? पंचायती राज और नगरपालिका राज्य के बारे में बताया गया है। फिर है ये 16 हो गया, 17वीं विशेषताएं देख। फिर है सहकारी समितियां। 97 में संविधान 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया है। इस संदर्भ में निम्न 3 परिवर्तन संविधान में किए गए हैं। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया अनुच्छेद 19 के तहत। इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43B। फिर इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया, सरकारी समितियों शीर्षक से अनुच्छेद 243 ZS से लेकर के 243 ZT तक। तो ये सहकारी समितियां भी भारतीय संविधान की विशेषता है। तो आज हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं कंप्लीट करवा दी है। अब हम आगे देखेंगे संविधान की आलोचना नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं और मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।